आज हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था, यानी कि आपके जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोग मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर अर्थव्यवस्था का कौन कौन सा क्षेत्र होता है, आर्थिक संरचना, उसके बाद इसका मुख्य क्या क्या कारक, उत्पादन के कारक, उसके बाद सतत विकास, उपनिवेश, उपनिवेशवाद, बहुत सारे इसमें टॉपिक है बच्चों। और आपके अगर अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही चैप्टर है, यहीं से सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको बीच बीच में बताते रहूँगा कि कौन कौन सा प्रश्न इस चैप्टर से जो है आपका पूछा हुआ है और कौन कौन सा प्रश्न आपका आने वाले एग्जाम में पूछे जाने वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं अर्थव्यवस्था को। तो पहला ही पॉइंट जो अर्थव्यवस्था है, इसको जो है बच्चों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 2013 में भी पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था, 2020, 2021 लगातार पूछा गया है बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अगर आपका प्रश्न आएगा तो आप हूबहू यहाँ से आप लिख लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, अन्यथा आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र का ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। अब आर्थिक क्रियाएं क्या बच्चों, तो आर्थिक क्रियाएं मीन्स जिससे आपको क्या हो, मीन्स आपके पास इकोनॉमी यानी कि आपका कमाई का माध्यम बन जाए जिसकी वजह से। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया जैसे कृषि, व्यापार, बैंकिंग, परिवहन, बीमा तथा संचार आदि दूसरे और लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है ताकि वह अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या कर सके। तो जिस प्रकार से मान लीजिए एक आदमी है बच्चों, इसके पास अगर आर्थिक क्रिया है जिसकी मदद से वो क्या किया, आर्थिक अपना कमाई किया, तो उस कमाई की मदद से वो क्या करेगा बच्चों, मार्केट में जाएगा, बाजार में जाएगा और बाजार में जाकर के बाजार की वस्तुओं को खरीदेगा। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये वस्तुओं का क्या किया, क्रय किया यानी कि खरीदा, और जो बेचा था तो उन्होंने क्या किया था, वस्तुओं का उत्पादन किया था। तो इस प्रकार से ये आपका अर्थव्यवस्था बनता है। आगे है बच्चों आपका इस अध्याय में हम लोग आर्थिक अर्थव्यवस्था का विकास की माप एवं सूचकांक, बिहार के विकास की स्थिति, देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका क्या है, मूलभूत आवश्यकताएं एवं विकास का संबंध आदि, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो है हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था का विकास के बारे में, और फिर विकास का माप और सूचकांक क्या होता है, बिहार के विकास के बारे में, बिहार के विकास की स्थिति क्या है, देश का आर्थिक विकास के बारे में बात करेंगे, और फिर देश के आर्थिक विकास में बिहार की क्या भूमिका है, मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है, इन सब के बारे में अच्छी तरह से हम लोग बात करेंगे। आगे है भारत को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली थी। आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, भारत को जो है आज़ादी कब मिली, 15 अगस्त 1947। और 15 अगस्त को हम लोग हर वर्ष क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं बच्चों। और वहीं पर पाकिस्तान कब मनाता है, तो 14 अगस्त को मनाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रख लीजिए आप लोग। तो 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली। इससे पहले 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन का गुलाम था, और उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यानी कि अंग्रेज से पहले बच्चों भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सोना पाया जाता, नहीं, यानी कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का बहुत ही ज़्यादा खान था बच्चों। जैसे आपका उत्तम किस्म के चाय का उत्पादन, मसाला का उत्पादन, बहुत ही अच्छे किस्म के कपड़ा, कपास, ऊन, ये सब का उत्पादन होता था, जिस कारण से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत को सोने की चिड़िया जो है कहने वाला जो था उसका नाम था उत्वी। कौन कहा था बच्चों, उत्वी एक इतिहासकार का नाम है। ये सबको आपको ध्यान नहीं रखना, मैं कहानी के थ्रू थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को। तो ये उत्वी जो है ये एक इतिहासकार था। ये जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो उन्होंने जब देखा कि यहाँ तो एकदम ढेर सारे जो है सामान्य भरा पड़ा है, पूरा संसाधनों से भरा पड़ा है भारत, तो उसके आधार पर उन्होंने क्या कहा था, भारत को सोने की चिड़िया कहा था। अब बात करते हैं आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। तो वह सभी क्रियाएं जिनसे हमें क्या प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है, इसको बोलते हैं हम लोग आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बात करते हैं उपनिवेश यानी कि कॉलोनी। तो उपनिवेश क्या होता है, जब कोई भी देश या राष्ट्र किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र या शक्तिशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके
उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का नियंत्रक एवं निर्देशन शासक देश करता है तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। भारत लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का क्या था, उपनिवेश था। आपको समझने योग्य है बच्चों कि जैसे आपका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं ब्रिटेन, यानी कि जो आपका अंग्रेज था ब्रिटेन और हो गया एक भारत, तो ये भारत क्या हो गया, अंग्रेज यानी कि ब्रिटेन की तुलना में कमज़ोर हो गया। तो ये ब्रिटेन जो है भारत आया और भारत आकर के भारत के जितने भी संसाधन थे, भारत के जितनी भी क्रियाकलाप, हर चीज़ों पर इन्होंने क्या किया बच्चों, अपना अधिकार जमा लिया और उसके आधार पर इन्होंने क्या किया, इसको अपना गुलाम बना लिया। तो ये जो भारत जो है ब्रिटेन का क्या कहलाएगा, उपनिवेश कहलाएगा। यहाँ पर जो है भारत उपनिवेश कहलाएगा। उपनिवेश का मतलब आप आसान शब्दों में गुलाम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बच्चों गुलाम के जगह पर अच्छा शब्द थोड़ा इस्तेमाल किया जाए, यानी कि देश को गुलाम न कहकर कोई उसके जगह दूसरा वर्ड इस्तेमाल करे, इसलिए वहाँ पर बात किया गया उपनिवेश, नहीं तो सरल भाषा में इसको गुलाम भी कहा जा सकता है, ठीक है। अब उपनिवेशवाद किसको बोलेंगे, तो वह क्या कहलाएगा बच्चों, वो प्रक्रिया जो होगा वो उपनिवेशवाद कहलाएगा। एक शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा किसी कमजोर राष्ट्र पर अपने स्वार्थवश अधिकार जमाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, उपनिवेशवाद कहते हैं। यानी कि ब्रिटेन जो था, इन्होंने इंडिया में आकर के क्या किया, अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ यानी कि अपनी देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने अलग अलग देशों को अपना उपनिवेश बनाना शुरू किया, जिसमें इंडिया भी एक था। तो उन्होंने इंडिया को अपना उपनिवेश बनाया और इंडिया से अपार धन दौलत को क्या किया, यहाँ से अपने ब्रिटेन की तरफ परवाह किया, ब्रिटेन की तरफ भेजा। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, अपने स्वार्थ यानी कि अपने हित के लिए सारा कार्य किया, तो इसको बोलेंगे उपनिवेशवाद। अंग्रेजी शासन ने फूट डालो और शासन करो यानी कि डिवाइड एंड रूल की नीति को अपना कर भारत को क्या किया था बच्चों, अपना दास यानी कि अपना गुलाम यानी कि अपना उपनिवेश बनाया था। किसने, तो ब्रिटेन ने। कौन सा नीति अपनाया था, आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर पूछ ले बच्चों ऑब्जेक्टिव के रूप में फूट डालो और शासन करो की नीति किसकी थी, तो आपको तुरंत आंसर दे देनी है बच्चों, आपका ब्रिटेन, ठीक है। आगे आपका ब्रिटिश शासन के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी। अंग्रेजी शासन गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, विषमता, शोषण का साम्राज्य था। यहाँ 200 वर्षों तक भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई भी विकास नहीं हुआ। यानी कि जो बच्चों ब्रिटिश शासन जो था, ये क्या किया था, ये ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय धन दौलत को अपने देश की तरफ भेजने का प्रयास किया। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि भारत के जितने भी सामाजिक थे समुदाय और भारत की जितनी भी सारे चीज़ें थे, संसाधन था, उसका दोहन किया, उसका शोषण किया और शोषण करके क्या किया, भारत को क्या कर दिया बच्चों, गरीब बना दिया। यानी कि भारत के अपार धन को क्षति पहुंचाया, उन्होंने इसका शोषण किया, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कोई भी विकास होने नहीं दिया। आगे है, अब फिर दोबारा आ रहा है बच्चों यहाँ पर, तो इसके बारे में हम लोग तो बात कर लिए। अर्थव्यवस्था के बारे में क्या है, एक ऐसा तंत्र है या ढांचा है जिसके अंदर क्या की जाती है, तो विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, व्यापार, बैंकिंग, परिवहन, बीमा तथा संचार आदि दूसरे और लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं ताकि वह अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने क्या किया बच्चों, वस्तुओं का उत्पादन करे और वस्तुओं का करे यानी कि उसको वस्तुओं को खरीदे, ठीक है। अगला है आपका अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 2 कार्य संपादित करती है। अगर आपको पूछे कि अर्थव्यवस्था का मुख्य कितने प्रकार के कार्य हैं, तो मुख्य जो है 2 कार्य है। पहला कार्य क्या है, तो लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना। यानी कि किसी भी व्यक्ति को जिस प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता है तो उसकी संतुष्टि हो जाए, उसके लिए उसी प्रकार की वस्तुओं का क्या करना, उत्पादन करना, ये इसका पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य क्या है, तो लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। यानी कि रोजगार के अवसर प्रदान करना, ये अर्थव्यवस्था का दूसरा कार्य है, ठीक है। अगला पॉइंट है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की क्या है, एक प्रणाली है। यानी कि अर्थव्यवस्था जो है बच्चों अपने जीवन यापन को कैसे चलाया जाए, अपने जीवन यापन को चलाने के लिए किस प्रकार से जो है आय कमाया जाए, यही इसी की एक क्या है, प्रणाली है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को निम्न प्रकार से परिभाषित किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको ध्यान रखना है। अगर हो सकता है कि आने वाले साल में आपको पूछ लिया इस प्रकार से कि आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था को डिफाइन कीजिए, परिभाषित कीजिए, या कभी पूछ लेगा ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे
आर्थर लेविस के अनुसार क्या है बच्चों, अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का क्या करता है, प्रयोग करता है। उसी प्रकार से ब्राउन का अनुसार क्या है बच्चों, ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था क्या है, आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी आप लोग जो है अपना नोट कॉपी में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, VVI ऑब्जेक्टिव के रूप में यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा। कैसे देगा बच्चों, अर्थव्यवस्था आजीविका की एक प्रणाली है, ये कथन किसका है, दे देगा आर्थर लेविस और एडम स्मिथ, ब्राउन, इनमें से सभी। तो वहाँ पर किसका हो जाएगा बच्चों, ब्राउन का हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था क्या है, आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। आगे है, अब हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा के बारे में। तो इसमें हम लोग बात करेंगे बच्चों अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में। तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से 3 हो जाएगा बच्चों क्षेत्र के रूप में। तो पहला हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ से इम्पोर्टेंट जो है आपका प्रश्न बनता है बच्चों। सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव यहीं से बनता है बच्चों आपका, बार बार एक क्वेश्चन यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपका रहता ही रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना निम्नलिखित है। पहला क्या है बच्चों आपका, प्राथमिक क्षेत्र, इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। इस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है बच्चों, कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि जैसी व्यवस्था आती है। यानी कि क्वेश्चन आपको आ जाएगा कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो आप लोग को याद रखना है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, यानी कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, आप लोग यहाँ से सारा चीज़ समझ रहे होंगे। कृषि तो समझते ही बच्चों, फसलों का उत्पादन, पशुपालन यानी कि पशुओं को पालना, जैसे गाय, भैंस, ये सबको पालना, मत्स्य पालन यानी कि इसमें क्या आया बच्चों, मछलियों का पालना, कुक्कुट पालन यानी कि इसमें जो है मुर्गी का पालना आदि जैसी व्यवसाय आती है। किसके अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत या कृषि क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, एक बार मैं आपको याद दिला दूँ, बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है इस क्वेश्चन को कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए किस क्षेत्र को, तो कृषि क्षेत्र को। ये क्वेश्चन जो है आपका 2017 में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था, 19 में पूछा गया था, 21 में पूछा गया था, 22 में पूछा गया था। अब सोचिए बच्चों ये ऑब्जेक्टिव कितना इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका लगातार क्वेश्चन पूछा है। 18 भी पूछा, 19 भी पूछा, 21 भी पूछा, 22 भी पूछा। तो हो सकता है कि ये प्रश्न आपका दोबारा आ जाए, पुनरावृत्ति इसकी हो जाए। तो आपको ध्यान रहेगा तो हम किस क्षेत्र को बोलेंगे, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न एक बार आया था आपका 2022 में, यानी कि इसी बार क्वेश्चन ये पूछा गया था बच्चों कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं आती है, और ऑप्शन में दिया हुआ था पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि, इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पर तीनों आपका हो जाता बच्चों, तो कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन, और उसमें एक ऑप्शन था इनमें से सभी। तो वहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाता बच्चों आपका, इनमें से सभी। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से और एक प्रश्न आपका पूछा हुआ था कि हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए हरित क्रांति जो अपनाई गई थी बच्चों, वो आपका फसलों को उत्पादन के लिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फसलों का उत्पादन हो। ये क्वेश्चन जो है आपका हरित क्रांति वाला जो है आपका पूछा गया था 2021 में, यानी कि आपका पिछला साल पूछा गया था बच्चों। तो ये जो आपका हरित क्रांति फसलों के उत्पादन से संबंधित जो है, तो ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, कृषि से। तो कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। आया समझ में। अगला बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र किस क्षेत्र को कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, गैस, बिजली उत्पाद आदि आते हैं। ठीक है, ये सारे किस क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे बच्चों, द्वितीयक क्षेत्र। तो आप लोग को मुख्य रूप से याद रखना है कि औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपका पूछा गया था बच्चों 2015 में एक बार कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो आप लोग आसानी से वहाँ पर टिक कर देंगे। कौन सा बच्चों, क्या टिक कर देंगे, तो आप लोग मार देंगे तुरंत, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। 3 क्षेत्र में से 2 हम लोग बात कर लिया, प्राथमिक और द्वितीयक। ये आपका तीसरा क्षेत्र, तो इसको बोलते हैं बच्चों टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो तृतीयक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, आपका सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो प्रत्येक क्षेत्र का आपका एक एक नाम हो गया। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र।
आया समझ में कुछ? तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं शामिल है। ये क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की क्रियाओं को क्या करती है बच्चों? सहायता प्रदान करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आ जाता है। सेवा क्षेत्र आ जाता है तो आप लोग समझिए यहाँ पर कि किसी आदमी के पास बच्चों आपका, मान लीजिए किसी आदमी को क्या करना है, रुपया जमा करना है अपने पास, तो वो क्या करेगा, वो अपने पास रखेगा तो हो सकता है कि क्या हो जाए बच्चों, उसका गुम हो जाए, हो सकता है कि कोई लूट ले उसके पास से, तो वो जाता है बैंक सीधे और बैंक में जमा कर देता है। तो बैंक जो है आपका किस क्षेत्र के अंतर्गत आ गया? वो बैंक जो है आपका सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। तो वो क्या किया? बैंक जो है सहायता प्रदान किया। जैसे किसी किसान को फसल खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए उसके पास रुपया नहीं है, तो वो बैंक जाता है और बैंक से क्या कर लिया? लोन ले लिया। तो उस लोन के माध्यम से उन्होंने क्या किया? रुपया प्राप्त किया और उस रुपये से फिर उन्होंने जो है बीज खरीदा और बीज खरीद करके उन्होंने खेती किया, फसल का उत्पादन किया। तो इस प्रकार से ये जो तीसरा क्षेत्र है ये क्या करती है? प्राथमिक और द्वितीयक दोनों क्षेत्रों को क्या करती है बच्चों? सहायता प्रदान करती है। याद रहेगा आपको। तो एक बार आपका क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? 2021 में आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में आया था कि आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो जो तीसरा क्षेत्र है वो आपका सेवा क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जो है मुख्य रूप से थोड़ा सा जो है ऐसे ही दे दिया है बच्चों यहाँ पर पूरा, कि जितना सारा चीज़ हम लोग पढ़े अभी उसको यहाँ पर जो है एक पैराग्राफ में अच्छी तरह से यहाँ पर बांट दिया गया है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो संरचना है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र हो गया। अब हम लोग ने बात किया था प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आ जाएगा, पशुपालन, वन आ जाएगा, मछली पालन भी आ जाएगा, है ना। उसके बाद और भी अन्य व्यवसाय जो बच्चों आपका कुक्कुट पालन हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा सारा। उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आ जाएगा आपके? औद्योगिक क्षेत्र। तो औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग आ जाएंगे, निर्माण आ जाएंगे, गैस एवं बिजली। तो उद्योग जो आएगा तो उद्योग में भी प्रकार हो जाएगा। सबसे पहला कुटीर उद्योग, दूसरा लघु उद्योग और तीसरा बड़े उद्योग, है ना। तो यहाँ पर मुख्य रूप से उद्योगों का वर्गीकरण हो जाएगा। अगर तृतीयक क्षेत्र की बात की जाए तो इसके अंतर्गत तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें क्या हो जाएंगे बच्चों आपका? बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार और अन्य सेवाएं हो जाएंगे। तो ये आपका आ जाएंगे तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। तो आप लोग को ध्यान रखना है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को आपका औद्योगिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र को आपका सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। आपका यहाँ से मुख्य रूप से 5 नंबरिया में क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों आपका दीर्घ यानी कि लॉन्ग प्रश्न के रूप में आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वेश्चन था बच्चों अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो आई थिंक ये सारा चीज़ पढ़ करके आप लोग आसानी से आंसर कर देंगे। सबसे पहले आर्थिक व्यवस्था की संरचना के बारे में बोलेंगे, उसके बाद फिर इसके कितने भागों में बांटा गया उसका वर्णन कर देंगे, क्योंकि लॉन्ग प्रश्न है। तो सबसे पहला इसको बोलेंगे 3 भागों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। उसके बाद प्रत्येक का क्या कर देंगे हम लोग? व्याख्या कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग को फुल मार्क्स आसानी से मिल जाएगा बच्चों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे है बच्चों आपका अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में। विश्व में जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है बच्चों, यानी कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात की जाए तो जो मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था का जो प्रकार है वो कितने प्रकार के हैं? 3। सबसे पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी और तीसरा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके बात करते हैं अच्छी तरह से। सबसे पहला है बच्चों आपका पूंजीवादी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जैसी ही बात आई तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंतर्गत जो है बच्चों किसी निजी व्यक्ति का क्या होगा? अधिकार होगा। इसके अंतर्गत उत्पादन के जो भी साधन होंगे उस पर जो अधिकार होगा, स्वामित्व मीन्स होता है बच्चों अधिकार, स्वामित्व निजी व्यक्ति यानी कि प्राइवेट व्यक्ति के पास होगा, जिसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। जैसे आपका अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से आपका बार बार ऑब्जेक्टिव आपका पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन तो यहाँ से आपका बार बार पूछा ही जाता है। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होगा कि इसमें जो अधिकार होगा उसमें अधिकार किसका होगा बच्चों? आपका किसी निजी व्यक्ति का होगा, किसी प्राइवेट आदमी का होगा, सरकार का नहीं होगा उसमें। ठीक है, अगला है आपका, आप लोग को यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में मुख्य रूप से किसको याद रखना है? आपको मुख्य रूप से एग्जाम्पल के रूप में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन सबको अच्छी तरह से याद रखना है बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से पूछा जाता है बच्चों। एक बार पूछा गया था आपका क्वेश्चन बच्चों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? 2017 में पूछा गया था। तो आई थिंक यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे तो सीधा आप लोग पूछ लेंगे, यहाँ इसी को लिख लेंगे तो वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है बच्चों आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो
तो समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी कि इसको बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों का स्वामित्व यानी कि जो अधिकार है एवं संचालन क्या है देश की सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है, जैसे चीन और क्यूबा। अगर आपको बोला जाए समाजवादी अर्थव्यवस्था किस देश में चलाया जाता है बच्चों आपका, तो आपका वो है आपका चीन और क्यूबा। ठीक है, तो एक बार आपका क्वेश्चन भी आपका पूछा गया बच्चों समाजवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित। मुख्य रूप से ये आपको ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से बनेगा बच्चों, ठीक है, चीन से संबंधित कि चीन में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को याद रखना है बच्चों, चीन में आपका जो है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अंतिम है आपका मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिश्रित अर्थव्यवस्था इसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या है बच्चों, मिश्रण है, यानी कि दोनों का मिला हुआ रूप है, एक पूंजी और प्लस समाजवादी, यानी कि इसका दोनों का मिला हुआ रूप है। तो यहाँ पर क्या होगा, पूंजीवादी में क्या होगा बच्चों आपका कि प्राइवेट आदमी का भी अधिकार होगा और समाजवादी यानी यहाँ पर सरकार का भी अधिकार होगा। तो दोनों यहाँ पर मिला करके यहाँ पर आपका अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा बच्चों, और उसको बोलेंगे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे बच्चों आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4-5 साल से नहीं पूछा गया बच्चों, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपका आ जाए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से आप लोग को अच्छी तरह से याद रखना है, लेकिन इसका एग्जाम्पल को सबसे अच्छी तरह से याद रखना है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको बोलेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। इसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व यानी अधिकार सरकार तथा निजी व्यक्ति दोनों पर होता है बच्चों, दोनों के पास होता है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार दीजिए VVI बच्चों, बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कौन सा अर्थव्यवस्था है भारत में आपका बच्चों, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा, मिश्रित अर्थव्यवस्था आपका। ठीक है, तो आप लोग को आई थिंक अच्छी तरह से सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार की समस्या आप लोगों को नहीं रही होगी बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने नए दोस्तों को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए बच्चों। और हाँ, लाइक करना नहीं भूलिए, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा मटेरियल लेकर के आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।